नमस्कार दोस्तों कल्पना करिए एक ऐसे सुल्तान की जिसने अपनी सेना को लूटपाट करने की खुली छूट दी, जागीरदारों से उसकी जमीन छीन ली और अपने ही अधिकारियों से एक आम नागरिक की तरह क्रूरता से कर वसूला। एक ऐसा शासक जिसने मंगोलों को बार बार हराया, भारत के सबसे समृद्ध राज्यों को अपने तलवार के सामने झुकाया और अपने विरुद्ध खड़ा होने वाले हर उस व्यक्ति को क्रूरता से कुचल दिया। लेकिन दोस्तों, क्या अलाउद्दीन खिलजी केवल एक क्रूर तानाशाह था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था, सेना और प्रशासन को एक नई दिशा दी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी की पूरी कहानी, उसके बचपन से लेकर सत्ता तक पहुंचने तक का सफर, युद्ध, उसकी आर्थिक नीतियां और विरासत। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसप्पा था और बचपन में ही उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है और बाप के मरने के बाद उसका चाचा अलाउद्दीन खिलजी उसका पालन पोषण करता है। उसका बचपन ना तो बेहद ही खराब बीता और ना ही बेहद अच्छा, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी बलबन के दरबार में एक अच्छा सेना नायक था, इसलिए धन की तो कोई कमी नहीं थी। लेकिन चाचा तो आखिरकार चाचा ही होता है, वो बाप जितना प्यार संभवतः कभी ना दे पाए। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी का बचपन धन की कमी में तो नहीं बीता, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उसे काफ़ी जिल्लतें झेलनी पड़ी। बचपन के इन जिल्लतों ने उसे अत्यधिक कठोर और क्रूर बना दिया। उसके इस कठोरता को और अधिक ऊंचाई तक पहुंचाया मंगोल आक्रमणकारियों ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में जब मंगोलों ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसकी क्रूरता की कहानी सुनकर जलालुद्दीन के सभी सेनापतियों ने अपने हाथ खड़ा कर दिए। समय बेशक विकट था, लेकिन कठिन समय ही प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा को निखारने का भी काम करता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सेनापतियों के पीछे हट जाने से जलालुद्दीन अत्यधिक चिंतित हो उठा और तब उसकी चिंता को दूर करने अलाउद्दीन खिलजी सामने आया। उसने मंगोलों से एक भयानक युद्ध किया और युद्ध में उसे हराने के बाद उसके सिर को काटकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सामने रख दिया। जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के इस कारनामे से अत्यधिक खुश हुआ, लेकिन साथ में उसकी चिंता भी बढ़ गई। अब तक जलालुद्दीन खिलजी ने केवल मंगोलों के ही क्रूरता की किस्से सुन रखे थे। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही घर में एक ऐसा व्यक्ति पल रहा है जो मंगोलों से भी ज़्यादा क्रूर है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सत्ता हिलती हुई प्रतीत हो रही थी। फिर उसने इसका एक निष्कर्ष निकाला। उसने अलाउद्दीन खिलजी की शादी अपनी बेटी मेहरुन्निसा से करवा दी और उसे कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के पास एक जगह है, उसका जागीर दे दिया। यहाँ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक तीर से दो निशाना लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसका तीर एक भी निशाने को भेद नहीं पाया। उसके बारे में हम आगे समझेंगे। समय आता है 1294 का, जब अलाउद्दीन खिलजी को भनक लग जाती है देवगिरी के राजा रामचंद्र के पास रखे अथाह धन संपत्ति की। वो इसे हथियाने का प्रयास करने लगता है। ऐसा नहीं कि जलालुद्दीन खिलजी को इस खजाने की जानकारी नहीं थी उसे पहले से जानकारी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि वो खजाना इसे मिले। इस खजाना को पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक साजिश रचा। उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से अनुमति मांगा कि उसे चंदेरी पर आक्रमण करना है, और जब अनुमति मिल गई तो चंदेरी पर आक्रमण करने के बहाने उसने रास्ते से ही अपना रुख बदल दिया और चल गया देवगिरी। देवगिरी के राजा रामचंद्र पर आक्रमण कर दिया। देवगिरी के राजा रामचंद्र हार गए और वहां से अलाउद्दीन खिलजी को अथाह धन संपत्ति मिला। देवगिरी से मिले अथाह धन संपत्ति के सहारे अब अलाउद्दीन खिलजी खुद सुल्तान बनने का प्रयास करने लगा। उधर जब जलालुद्दीन खिलजी को पता चला कि उसने चंदेरी पर नहीं देवगिरी पर आक्रमण किया है तो वो भड़क गया। जलालुद्दीन खिलजी को मैनेज करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से एक साजिश रची। उसने जलालुद्दीन खिलजी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में बताया कि देवगिरी की जीत की खुशी में आपको एक पार्टी देनी है, आप आइए और जश्न का आनंद लीजिए। बेचारा जलालुद्दीन खिलजी उसकी चाल में फंस गया और चला गया पार्टी करने। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वहाँ उसकी मौत इंतजार कर रही है। वहाँ कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने सारी तैयारी पहले से कर रखा था, और जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी वहाँ पहुँचता है उसने अपने चाचा को गले लगाने के बहाने पास बुलाया, और जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी गला मिलने आगे बढ़ा उसके पीछे से उसके सेनापतियों ने उसे तलवार से मार डाला। जलालुद्दीन खिलजी ढेर हो चुका था और दिल्ली की गद्दी पूरी तरीके से खाली थी, और अब उस समय की परिस्थिति को ये तय करना था
कि अगला राजा कौन। जलालुद्दीन की मौत की खबर तेजी से फैली और जाकर लैंड हुई दिल्ली में। एक राजा का गद्दी खाली होना किसी बड़े खतरे की ओर संकेत करता है और इस खतरे को भांपते हुए जलालुद्दीन की पत्नी मल्लिका जहां ने एक निर्णय लिया। उसने अपने बेटे कुद्र खान को रुक्न उद्दीन इब्राहिम का नाम देकर राजा बना दिया और उसके संरक्षण के लिए अपने बड़े बेटे अरकली खान को मुल्तान से दिल्ली वापस बुला लिया। लेकिन आग तो तब भड़की जब इसकी जानकारी अलाउद्दीन को पता चली। अलाउद्दीन खिलजी को अब आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब वो एकदम शांत मन से एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसे गद्दी के साथ साथ प्रजा को भी उसके पक्ष में करने में कामयाब कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि उसका ये तरीका आज भी हमारे देश के नेताओं द्वारा अपनाया जाता है। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि ना तो उस समय की जनता ने इसे समझा और ना ही आज तक हम इसे समझ पाए हैं। हुआ ये कि जब अलाउद्दीन खिलजी को यह पता चला कि रुक्न उद्दीन को राजा बना दिया गया है, तो उसने प्रजा को अपने पक्ष में करने के लिए देवगिरी से जो माल लूट कर लाया था उसे प्रजा में बांटना शुरू कर दिया। प्रजा उसकी योजना को समझ ना सकी और उसके पक्ष में हो गई। प्रजा को अपने विपक्ष में देखकर रुक्न उद्दीन इब्राहिम और उसकी मां और भाई, इन तीनों को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ गया और इस तरह अलाउद्दीन खिलजी निर्विरोध बिना किसी युद्ध के राजा की गद्दी तक पहुंच गया। अलाउद्दीन खिलजी राजा तो बन गया, लेकिन अब भी उसके सामने कई बड़ी समस्याएं खड़ी थी। पुराने तुर्की अमीर लगातार उसका विरोध कर रहे थे, राजपूत राज्यों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी और मंगोल आक्रमण भी लगातार जारी था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले उच्च पद पर बैठे अमीरों से उसका पद छीन लिया और उसके पद पर साधारण से साधारण लोगों को बैठाना शुरू कर दिया, जिस कारण अमीरों की कमर पूरी तरीके से टूट गई और अब उसका दमन करना बेहद ही आसान हो गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उन अमीरों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद बचे मंगोल और राजपूत। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों ने कुल 7 बार आक्रमण किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की रणनीति के सामने एक बार भी उसे हरा नहीं पाया और हर बार मंगोलों को हार का सामना करना पड़ा। मंगोलों की समस्या खत्म होने के बाद अब उसका ध्यान गया राजपूतों की ओर, लेकिन राजपूतों का राज्य बेहद ही समृद्ध और शक्तिशाली था, जिसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को चाहिए थी एक विशाल संगठित सेना। इसीलिए उसने सबसे पहले अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिए। पहला भाग को अस्थायी सेना में रखा, जो लगातार राजधानी में रहा करते थे, यानी कि राजधानी में रहने का काम करते थे, और दूसरा भाग में वैसे सेना को शामिल किया जो युद्ध के लिए जाते थे। इससे राजधानी भी सुरक्षित हो गई और सेना अपने कामों में और अनुभवी भी हो गई। लेकिन केवल सेना को 2 भागों में बांट देने से कुछ नहीं होता, उसके लिए जरूरत होती है एक ऐसे व्यवस्था की जो इसे सुचारू रूप से बरकरार रख सके। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए उसने एक सेना मंत्री और एक सैन्य विभाग का गठन किया। सैन्य विभाग, जो दीवान ए आरिज के नाम से जाना जाता था, उसका काम था सैनिकों की हुलिया को रखना, यानी कि उसके पहचान को रखना, ताकि कोई और सैनिक उसके सेना में उसके सैनिक के भेष में शामिल ना हो सके। और जो सेना मंत्री था वो आरिज ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था, उसका काम था सेनाओं की भर्ती करना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का उसे सख्त आदेश था कि ना तो जाति के आधार पर और ना ही वंश के आधार पर सैनिक की भर्ती करे, केवल उसमें योग्यता होनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से पहले सेनाओं को पेंशन के रूप में जागीर दी जाती थी, यानी जमीन दी जाती थी, जिससे कि सेना और सेनापतियों की जमीन बढ़ती चली जाती थी और राजा का जमीन घटता चला जाता था। अलाउद्दीन खिलजी इस परेशानी को समझा और इस जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने जमीन के बदले अब पेंशन देना शुरू कर दिया सैनिकों को। वो अपने सैनिकों को वर्ष में 234 टका दिया करता था पेंशन के रूप में, और जिस सैनिक के पास घोड़ा होता था उसे 78 टका एक्स्ट्रा देता था। इतना ही नहीं, जिन सैनिकों के पास घोड़े होते थे उसे एक विशिष्ट नाम से जाना जाता था। जिसके पास एक घोड़ा होता था उसे एक अस्पा कहा जाता था, और जिसके पास 2 घोड़े होते थे उसे दुई अस्पा कहा जाता था। सैनिकों को घोड़े, हथियार या फिर अन्य युद्ध की सामग्री सब राज्य की ओर से दिए जाते थे, जिससे कि सैनिकों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े और वो अपना काम खुशी खुशी कर सके। लेकिन फिर भी लालची आदमी तो लालची ही होता है। जिन सैनिकों के पास घोड़े होते थे जो राज्य की ओर से दिए जाते थे, वो उन घोड़ों को बेचकर उसके स्थान पर घटिया घोड़े खरीद लाते थे जो युद्ध में काम ही नहीं आते थे।
इस समस्या को सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने समझा, इसीलिए उसने घोड़े की वास्तविक पहचान करने के लिए घोड़ा को दागने की प्रथा चालू कर दी। यानी कि लोहे को गर्म करके घोड़े को दाग दिया जाता था, जिससे कि सैनिक उस घोड़े को बेच ना सके और दूसरा घोड़ा उसके बदले में ला ना सके। सैनिकों की स्थिति को मजबूत करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचरों की एक टोली बनाई और हर एक गुप्तचर के पीछे एक एक्स्ट्रा गुप्तचर लगाए, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि कौन सा गुप्तचर सही जानकारी दे रहा है और कौन सा गलत, या फिर इससे ये भी पता लगाया जा सके कि कहीं उसका गुप्तचर किसी दुश्मनों से जाकर के तो नहीं मिल गया है। अलाउद्दीन खिलजी के समय दंड व्यवस्था बेहद ही कठोर थी। जरा सा भी संदेह होने पर भी उसके साथ साथ उसके सगे संबंधियों का भी अंग अंग काट कर कुत्तों को खाने के लिए दे दिया जाता था और इसका निर्णय केवल सुल्तान करते थे। और यदि कभी सुल्तान किसी काम में व्यस्त होते थे तो सुल्तान के नीचे काम करने वाले काजी इस निर्णय को पूरा करते थे, यानी काजी इस निर्णय को लेते थे। ईश्वरी प्रसाद इस पर लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपने सगे संबंधियों का भी वैल्यू नहीं करते थे। जरा सा भी उन पर संदेह होने पर उसे वैसा ही दंड दिया जाता था जैसा कि एक आम नागरिक। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि अत्यधिक धन संपत्ति ही विद्रोह की भावना को जन्म देती है, इसीलिए उसने उन सभी व्यक्तियों से वैसे जमीनों को छीन लिया जो उसे पेंशन के रूप में, इनाम के रूप में या फिर धर्म के नाम पर दिए गए थे। उन सभी से जमीन छीनने के बाद राज्य की जमीन में काफी वृद्धि देखी गई और राज्य की जमीन में वृद्धि के साथ साथ राजस्व में भी काफी वृद्धि हुई। राजस्व में वृद्धि को देखकर अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक विचार जन्मा। उसने अपनी आय को और अधिक बढ़ाने के लिए एक निर्णय लिया। राज्य की आय को और अधिक बढ़ाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदू से 5 प्रकार के कर को वसूलना शुरू कर दिया। पहला किसानों से लिया जाता था, उसके उपज का 50% और उसके अलावा 4 अन्य प्रकार के कर वसूले जाते थे। पहला था जजिया कर, जो कि हिंदू तीर्थ यात्रियों से वसूला जाता था। दूसरा था खड़ाज कर, जो कि भूमि का टैक्स यानी जमीन का टैक्स था। तीसरा था घड़ी कर, जो कि घर का टैक्स लेता था यानी घर पर टैक्स लेता था। और चौथा था चरी कर। चरी कर वैसे पशुओं के लिए लगाया जाता था जो दूध देते थे। तो क्या मुसलमानों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था? लिया जाता था, बिल्कुल लिया जाता था। केवल 2 प्रकार के टैक्स, पहला उपज का 25% और दूसरा जकात नाम का एक धार्मिक कर लिया जाता। इसके बाद कुछ नहीं। कर वसूलने का काम उसने सेना को दे दिया था। सेना बड़ी ही बेरहमी से कर वसूलते थे और जिसने भी कर देने में आनाकानी की उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर देते थे और उसका सारा माल लूट लेते थे। हैरानी की बात तो ये है कि लूटे हुए माल में से 80% जो भी सामान होता था वो अलाउद्दीन खिलजी रखता था और 20% सामान सेना को दे देता था, जिससे सेना भी खुश और राज्य की आय में भी वृद्धि। क्या दिमाग लगाया था सोचिए। सेना से पहले अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कुछ हिंदू अधिकारी जैसे कि खुद, मुकद्दम और चौधरी ये कर वसूलने का काम करते थे और इन अधिकारियों को छूट मिलती थी कर में, यानी कि इसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन अधिकारियों का ये अधिकार छीन लिया और इससे भी एक आम नागरिक की तरह क्रूरता से कर वसूलना शुरू कर दिया। इसके बाद भी अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि जितना कर उसे मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा। इस शंका को दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग बनाया और उस विभाग का नाम रखा दीवान ए मुख्तराज और उसमें योग्य और ईमानदार व्यक्ति को नियुक्त किया, जिसका काम था भूमि का माप करना। और भूमि का मापन उस समय मसाहत कहा जाता था। मसाहत का मेन उद्देश्य बस इतना सा था कि वास्तविक तौर पर यह पता लगाया जा सके कि राज्य की वास्तविक भूमि कितनी है, कितनी भूमि पर कृषि की जाती है और राज्य की वास्तविक आय क्या है। इसका एक दूसरा उद्देश्य भी था कि कर की चोरी को पकड़ना और चोर को उचित दंड देना। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सुधार भी किए, जैसे कि उसने बाजार में मिलने वाले सभी वस्तुओं की एक सूची बनवाई और उन सभी वस्तुओं का दाम एकदम फिक्स कर दिया। ना तो उससे ज़्यादा में कोई बेच सकता था, ना ही उससे कम में कोई खरीद सकता था, एकदम फिक्स दाम। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि उसके सैनिक कम वेतन में भी अपना गुजारा अच्छे से कर सके। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसने दिल्ली में कई प्रकार के बाजारों की स्थापना की, जिनमें से एक सरकारी फंड से बना हुआ बाजार था सराय ए अदल, जिनमें वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। और बाजार के संचालन की पूरी व्यवस्था के लिए उसने एक अधिकारी नियुक्त किए जिसे सदर ए रियासत कहा जाता था। और दिल्ली से बाहर के जो व्यापारी होते थे वो अगर दिल्ली आकर व्यापार करना चाहते थे तो उनके लिए भी एक व्यवस्था की गई
उसे पहले दीवान रियासत नाम के विभाग में अपना नाम लिखवाना पड़ता था, तभी वे व्यापार कर सकते। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज मंडी नगर के प्रत्येक मोहल्ले में स्थापित किए और इन मंडियों में मुस्लिमों को एक विशेष लाइसेंस दिया। लाइसेंस के रूप में ये था कि इन व्यापारियों के अलावा कोई भी इंसान किसानों से डायरेक्ट कुछ भी नहीं खरीद सकता था। इन व्यवस्था को बनाए रखने और लोगों पर नज़र रखने के लिए कि वे व्यापारी के अलावा कहीं किसान से कुछ ना खरीद ले, यानी डायरेक्ट कुछ ना खरीद ले, उसके लिए उसने एक दरोगा को नियुक्त किया जिसे सहना मंडी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को ये बात अच्छे से पता थी कि केवल दाम फिक्स कर देने से वस्तुएं कम कीमत पर नहीं मिल सकती। उसके लिए ज़रूरत होगी उन सामानों का स्टॉक करना, यानी उसे जमा करके रखना, यानी भंडारण करना। इसीलिए उसने अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाए और ये तय किया कि उन गोदामों से तभी अनाज निकाले जाए जब कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो। बाजार के नियंत्रण की पूरी व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के लिए एक सबसे टॉप का अधिकारी नियुक्त किया जिसे सदर ए रियासत कहा जाता था। उसके अंडर ही सारे अधिकारी काम करते थे जो भी बाजार का देखरेख करना होता था। सदर ए रियासत नाम के अधिकारी के नीचे 3 मेन अधिकारी काम करते थे, यानी 3 बड़े अधिकारी काम करते थे, जिनमें पहला था सहना जो कि बाजार की जांच करता था, यानी देखरेख करता था, कौन सा सामान घट रहा है, कौन सा बिगड़ रहा है, कौन सा चीज़ ठीक करने की जरूरत है, ये सब काम करता था सहना। दूसरा था बरीद जो कि गुप्तचर अधिकारी को नियुक्त करता था बाजार के लिए। तीसरा था मुन्हिया जो कि खुद गुप्तचर का काम करता था बाजार में। इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इन अधिकारियों की ही जांच पर आपातकालीन स्थिति में प्रत्येक घर में आधा मन अनाज पहुंचाया करते थे। दोस्तों, ये थी अलाउद्दीन खिलजी की आधी जानकारी। वीडियो को लंबा ना करते हुए इसके आगे की कहानी को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।